जुर्म की कई कहानियों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु के पास एक तहसील है जिसे तालुका भी कहते हैं, कुनिगुल। इस कुनिगुल तहसील में एक स्कूल टीचर रहा करते थे। 47 साल उनकी उम्र थी और नाम था केजी मरियप्पा। छोटा सा परिवार था इनका, पत्नी, बेटी जो है वो बेंगलुरु में ही रहकर फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी, डिप्लोमा कर रही थी वहाँ। और इनका जो परिवार है, परिवार के बाकी सदस्य, बाकी लोग, वो यहीं कुनिगुल में रहते थे। तो हुआ ये, 10 फरवरी की शाम को मिस्टर मरियप्पा एक फंक्शन में शामिल होने के बाद बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। अभी वो घर के रास्ते पर थे, तब तक बीच सड़क पर किसी ने उन्हें रुकने का इशारा किया, जैसे कोई लिफ्ट लेने के लिए इशारा करता है या कोई बात कहने के लिए इशारा करता है। तो मरियप्पा रुक गए। अब जैसे ही मरियप्पा रुके, उन्हें एकाएक झाड़ियों के पीछे से और आसपास के खेतों से तकरीबन 8 से 10 लोगों ने घेर लिया। और इससे पहले कि मरियप्पा कुछ समझ पाते, उन लोगों ने उन पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया और देखते ही देखते उनका सिर काटकर उनके धड़ से अलग कर दिया। बहुत ही भयानक, बहुत ही विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। ये सब कुछ उनके घर के रास्ते पर हुआ। इत्तेफाक से उस वक्त सड़क पर कोई था नहीं। कुछ देर बाद जब कुछ लोग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने ये मंजर देखा। सड़क पर पड़ी हुई सिरकटी लाश देखी। लाश देखते ही लोगों ने पहचान लिया कि ये मरियप्पा साहब की लाश है, स्कूल टीचर हैं। तो उन लोगों ने फ़ौरन उनके घर वालों को इत्तला दी और साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया, डेड बॉडी को रिकवर किया। तब तक घर के लोग भी मौके पर आ गए थे। रोने बिलखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। मरियप्पा साहब की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और वो भी एक स्कूल टीचर, जो पेशा बड़ा ही नोबेल, बड़ा ही पाक पवित्र माना जाता है। ऐसे पेशे पर काम करने वाले आदमी, ऐसे पेशे से जुड़े आदमी की कोई हत्या क्यों करेगा? तो पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना एक चैलेंज था। चैलेंज इसलिए भी था कि बात सिर्फ हत्या की नहीं थी। जिस बेरहमी से, ऐसे तो हत्या बेरहम ही होती है, कोई रहमदिली से कत्ल नहीं करता, लेकिन उसमें भी डिग्रीज आप मान सकते हैं कि जिस तरह से गला काट कर बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया जाए, वो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है। तो अगर कोई इस तरह से किसी की हत्या करता है तो उसके पीछे भयानक दुश्मनी वाली बात जो है वो समझ में आती है। लेकिन कोई ऐसी दुश्मनी जो है वो मरियप्पा साहब की किसी से थी नहीं। तो पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की और पुलिस को घर वालों से शुरुआती पूछताछ में कोई लीड या कोई क्लू इस कत्ल के मामले में नहीं मिल पाया। पुलिस शुरू में आपस में मीटिंग भी करती रही। पुलिस की जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती रही, अलग अलग थ्योरीज और ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर करने के बारे में बात करती रही। उसके बाद फिर पुलिस की एक टीम घर पहुंची और पुलिस ने फिर से घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की ताकि दोस्ती दुश्मनों का पता करे। पुलिस ने मरियप्पा साहब का मोबाइल फ़ोन भी सर्विलांस पर लिया और ये देखना शुरू किया कि उनके मोबाइल फ़ोन की CDR में किससे बात होती थी, कहाँ उठना बैठना था। जितने जानकार लोग थे सबसे पूछताछ हो गई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हेडवे, कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। इस बीच पुलिस ने जब 2-3 दफ़ा घर के लोगों से मरियप्पा साहब को लेकर अलग अलग सवाल पूछे तो घर के लोगों ने उन सवालों का जवाब दिया, लेकिन इत्तेफाक से उनकी बेटी, जिसका नाम हेमलता है, उसके सवालों के जवाब में पुलिस को कुछ डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई। कहने का मतलब ये कि एक बार अगर कोई सवाल पूछा तो हेमलता ने जो जवाब दिया, दूसरी बार अगर पुलिस के किसी दूसरे ऑफिसर ने वही सवाल पूछा तो हेमलता का जवाब थोड़ा बदला हुआ था। तो ये 2 वजहों से हो सकता है, या तो आदमी कुछ छिपाने की कोशिश करे या तो फिर आदमी से कोई ह्यूमन एरर हो। तो पुलिस जो है अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी कि बेटी हेमलता के बयानों में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, क्या उसके पीछे वो कोई छिपाने की कोशिश कर रही है या सिर्फ ह्यूमन एरर है या वो नर्वस है अपने पिता की मौत के बाद। पुलिस अभी ये समझ नहीं पा रही थी। लेकिन पुलिस चूंकि इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और आसपास के सारे लोगों पर उसकी निगाह थी, कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं था, तो पुलिस ने हेमलता के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई और उसको बहुत बारीकी से देखना पढ़ना शुरू किया। पुलिस ने ये नोटिस किया कि हेमलता की एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत होती है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। और ऐसी बातचीत किसी यंग लड़की का, किसी जवान लड़की का किसी से करना तो इंडिकेट करता है कि शायद वो किसी लव अफेयर में है। और पुलिस ने जब उस नंबर का पता लगाया तो वो नंबर भी एक यंग बॉय का था, एक नौजवान लड़के का था। पता चला कि वो लड़का जो है एक फूड डिलीवरी एजेंट के तौर पर बेंगलुरु में ही काम करता है और यह हेमलता बेंगलुरु में रहकर ही फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी।
और दोनों एक दूसरे को जानते थे और जिस तरह से फ्रीक्वेंटली उनकी आपस में बातचीत होती थी वो उनके प्रेम संबंधों की तरफ इशारा कर रहा था। इस लड़के का नाम है सनत कुमार। अब पुलिस ने हेमलता और सनत के रिश्तों के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की और जानकारी जुटाते जुटाते पुलिस को यह पता चला कि हेमलता के इस रिश्ते के बारे में खुद मिस्टर मरियप्पा, उनकी बीवी, घर के दूसरे लोगों को पता था और ऑब्वियसली वो इस रिश्ते को अपोज करते थे। अब आप पूछेंगे मैंने ऑब्वियसली क्यों बोला? ऑब्वियसली मैंने इसलिए नहीं बोला कि रिश्ते को अपोज करना ही चाहिए, लेकिन एक बड़ा कॉमन फेनोमेना है हमारी सोसाइटी में, जब घर की कोई लड़की या लड़का भी कहीं किसी लव अफेयर में इन्वॉल्व होता है तो माँ बाप चूँकि बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और बच्चों का भला चाहते हैं तो वो उस तरह के लव अफेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी, हमारे यहाँ थोड़ी पाबंदियाँ हैं, आप सबको पता है, तो मैंने इसलिए ऑब्वियसली बोला। बहरहाल, तो अब हेमलता और सनत के रिलेशन के बारे में घर वालों को भी पता था और घर वाले इस चीज़ का विरोध किया करते थे। लेकिन इससे आगे इस कहानी में एक मेजर डेवलपमेंट ये था कि कुछ समय पहले मरियप्पा साहब ने इस लड़के को, सनत कुमार को, अपनी बेटी से बातचीत करने से रोका था, टोका था और मना किया था। लेकिन सनत जो है वो पीछे हट नहीं रहा था, बल्कि लगातार वो हेमलता से बातचीत कर रहा था। और इसके बारे में एक वक्त ऐसा आया जब मरियप्पा साहब से रहा नहीं गया तो उन्होंने सनत कुमार को बुलाया और बुलाने के बाद उसे 2-4 चांटे रसीद कर दिए, यानी उसको पीटा। और जब पीटा तो जवानी का जोश, यंग लड़का सनत ने भी रिटेलिएट किया, बात बढ़ गई, दोनों तरफ से शिकायत हुई और ये शिकायत पुलिस थाने तक पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। यहाँ मामला एक परेशान पिता का था जो एक बेटी का बाप था और दूसरी तरफ एक लड़का जो उस पिता की बेटी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में था और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा कि इस मुकदमे को आगे बढ़ाने से बढ़िया है कि आप लोग आपस में समझौता कर लें। और ये जो लड़का है सनत कुमार, इसको कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम यंग लड़के हो, तुमको अपने सीनियर के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, तो तुम माफ़ी मांगो। तो सनत ने खैर अपनी तरफ से माफ़ी मांगी, दोनों तरफ से समझाइश की कोशिश हुई, एक दूसरे को समझाया बुझाया लोगों ने, और फिर उन लोगों ने पुलिस थाने में ही ये डिसाइड किया कि अब से वो एक दूसरे की ज़िंदगी इसमें कोई दखल नहीं देंगे, अलग अलग रहेंगे और कोई बातचीत एक दूसरे से नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो केस वहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी पुलिस ने उस केस को अपने लेवल पर सॉल्व कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया तो ये बात, और धीरे धीरे चीज़ें ठंडी भी हो गई, मामला शांत हो गया। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि इस एंगल को भी एक्सप्लोर करके देखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सनत कुमार के मन में मरियप्पा के प्रति कोई गुस्से की भावना हो जिसकी वजह से ये घटना हुई हो। तो पुलिस तो खैर हेमलता और सनत कुमार के मोबाइल फ़ोन की CDR निकाल ही चुकी थी। सनत कुमार के मोबाइल की जो CDR है, पुलिस ने एक बार उसको फिर से एग्जामिन करना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस ने ये देखा कि जिस समय ये घटना हुई थी 10 फरवरी को, उसके 1-2 दिन पहले से सनत कुमार की कुछ अनजान नंबरों पर बातचीत हो रही थी। अनजान नंबर मतलब जिन नंबरों से पहले सनत कुमार की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, मतलब कुछ न्यू नंबर्स पर उसकी बातचीत हो रही थी। और पुलिस ने अब जिस जगह पर यह घटना हुई थी, कुनिगुल तालुक के पर्टिकुलर लोकेशन पर, उसके आसपास जो मोबाइल टावर थे, उन मोबाइल टावर का डंप डेटा भी कलेक्ट किया। और जब डंप डेटा कलेक्ट किया तो पुलिस ने ये देखा कि उस मोबाइल टावर की हद में, यानी उसके रेंज में, सनत का मोबाइल फ़ोन भी है और उन में से कुछ नंबर, जिन नंबरों पर सनत बातचीत कर रहा है, वो मोबाइल फ़ोन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट कर रही थी कि इस घटना से सनत कुमार का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। अब पुलिस ने सनत पर शिकंजा कस दिया और उसे हिरासत में लिया गया। पहले उसने सारी बातों से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो न सिर्फ उसने अपना जुर्म कबूला, बल्कि उसके साथ जिन लड़कों ने मिलकर KG मरियप्पा की हत्या की उनका भी उसने नाम लिया। वो हथियार भी उनकी निशानदेही पर बरामद हुए। लेकिन इस कहानी में सबसे शॉकिंग और सबसे चौंकाने वाला जो पहलू था वो ये कि ये कत्ल जो है सिर्फ सनत कुमार ने अपने गुस्से के चलते अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस कत्ल में खुद KG मरियप्पा की वो लाडली बेटी, जिसे वो जान से भी ज़्यादा चाहते थे, बेंगलुरु में जिसकी परवरिश के बाद उसकी पढ़ाई करवा रहे थे और उसका एक अच्छा भविष्य देखना चाहते थे, उस बेटी ने, हेमलता ने भी इस कत्ल की साजिश में अपनी भूमिका निभाई थी। यानी मर्डर कॉन्स्पिरेसी में हेमलता और सनत दोनों शामिल थे और इन दोनों ने मिलकर KG मरियप्पा की हत्या की ये पूरी तैयारी की थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कातिल जो है बीच रास्ते में घात लगाकर कैसे इंतज़ार कर रहे होते। जब तक कोई घर का आदमी गैरों के साथ या कातिलों के साथ, दुश्मनों के साथ इन्वॉल्व न हो, उन दुश्मनों को कैसे पता चलेगा कि किसी आदमी की मूवमेंट
क्या है, और वो भी तब जब वो ओकेशनल मूवमेंट हो, रोज़ आने जाने वाली बात नहीं है। फंक्शन में कोई रोज़ नहीं जाता, लेकिन मरियप्पा उस रोज़ शाम को ही फंक्शन में गए थे 10 फरवरी को, और ये घटना हो गई। तो पुलिस ने फिलहाल तो पूरे केस को क्रैक कर लिया है। अब पुलिस ये भी चेक करके देख रही है कि कहीं इस केस में खुद मरियप्पा की जो पत्नी है उसका भी कोई रोल है या नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने दोषी माना है या उसकी कोई भूमिका सामने आई है, लेकिन जब तक किसी केस को कंक्लूसिव एंड तक, आखिरी छोर तक नहीं पहुंचा लिया जाए, तब तक पुलिस जो है, अगर वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करती है तो किसी को भी शक के दायरे से बाहर नहीं रखती। और अब मरियप्पा के बीवी की भूमिका की जांच करना पुलिस के इसी प्रोफेशनलिज्म की तरफ इशारा करता है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक बेटी ने खुद अपने पिता की हत्या की साजिश रची, और न सिर्फ रची बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।